हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट किया जाए कुछ। तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। पहले तो बता दें नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए, और उस रिवीजन में भी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है वो भी मैं आपको बता दूं। हमने आपसे को काइनेमेटिक्स रिवाइज करा दिया है, वेक्टर रिवाइज करा दिया है, डायमेंशंस रिवाइज करा दिए हैं, लॉज ऑफ मोशन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और जो लॉज ऑफ मोशन रिवाइज कर रहे हैं उसमें भी क्या है, हमने एक पार्ट आपको डिस्कस किया है और उस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बताया है। आज हम आपको उसी में और आगे बताएंगे कुछ चीज़ें और न्यूमेरिकल्स के पैटर्न बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन अपना टॉपिक चल रहा है। लॉज ऑफ मोशन ये चल रहा है। आज मैं आपको इसमें स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। स्प्रिंग फोर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी स्प्रिंग हो, इस तरीके से मान लो आपने एक स्प्रिंग लगा रखी है, ठीक, ये यहां तक है। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है। दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, इसको कहा जाता है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसको अगर थोड़ा सा आगे की तरफ इलोंगेट किया जाए, तो ये मान लो x हुआ, तो ये जो x यहां पर है ये एक्सटेंशन है। ठीक, अब देखिए आपने इसको इलोंगेट कराया सामने की तरफ, तो जब आप इसको इलोंगेट कराएंगे आगे की तरफ, स्प्रिंग को मान लो ऐसे लेके गए, तो ये क्या हुआ, जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगता है, ऑपोजिट लगता है। अगर x इधर है तो फोर्स उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के होता है, या F बराबर माइनस के एक्स के होता है। F बराबर किसके होता है, माइनस के एक्स के होता है। और K क्या कहलाता है, K होता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग होता है ये। दिस इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। F इज माइनस के एक्स। क्लियर हो रहा है? तो ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो K होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है। नेचुरल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना K कम होता है, तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो लेंथ के होता है। नोट करिए, स्प्रिंग फोर्स की बात है ये। कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है। अब देखिए एक सिंपल सी बात अपने को याद रखनी है, क्या कि x आगे है, फोर्स पीछे होगा। अगर कंप्रेशन होता तो फोर्स आगे होगा। जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के होता है। अब याद है, अगर मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग यहां लगाई हुई है ऐसे, एक मास आपने यहां लगाया हुआ है, ठीक, और एक आपने यहां पर ब्लॉक और लगाया हुआ है ऐसे। ये मान लो मास m है और ये 2 है, ये दो मास है। ठीक, समझिए, ये दो मास आपने लगाए हुए हैं, ये दो मासेस हैं। ये यहां पर स्प्रिंग है, ये यहां पर स्प्रिंग है। ये समझ रहे हैं, ये रस्सी लगी हुई है, यहां पर एक धागा लगा हुआ है, स्प्रिंग लगी हुई है, और ऊपर क्या है, स्प्रिंग लगी हुई है। अब इस समय ये इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग ये इज कट एट t equals to 0, then oscillation ऑफ masses, masses का जो oscillation है वो कितना होगा, what is the oscillation of the masses। समझिए क्वेश्चन,
आपने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग को आपने कट किया। यहां पर दो मास है, एक मास का नाम ए रख लो, एक का नाम बी रख लो, है ना। अगर स्ट्रिंग को आपने कट किया है t इक्वल टू 0, देन एसलेशन ऑफ मासेस, मासेस का एसलेशन पूछ रहा है। ए और बी दो मास, क्लियर है, ए और बी दो मास, समझिए। स्टार्टिंग में ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, और कह रहा है कि इसको कट करने के बाद कितना एसलेशन होगा ये डिस्कस करना है अपने को। तो देखो भाई, दो डायग्राम बनाते हैं, एक बनाते हैं बिफोर कट, कट करने के पहले। कट करने के पहले अगर आप देखें तो क्या है, देखो ये डायग्राम है, ये ऊपर वाला ब्लॉक है, ये नीचे वाला ब्लॉक है, ये m मास है, ये 2m मास है। इसमें देखो नीचे की तरफ mg होगा, ऊपर टेंशन होगा, ठीक। इस वाले का डायग्राम देखिए, इसमें ऊपर की तरफ kx होगा, नीचे की तरफ 2mg होगा और नीचे t होगा, समझना। इसमें ऊपर की तरफ kx हो गया, नीचे की तरफ देखेंगे तो t हो गया और नीचे 2mg हो। ये b वाले का डायग्राम है और ये a वाले का डायग्राम, समझ। देखो a वाले की अगर बात करते हैं तो a वाले में क्या है, t और mg बराबर है। और अगर b वाले में देखेंगे तो क्या है, b वाले में ऊपर kx है और नीचे कितना है, ये है देखो 2mg प्लस t, t उठाकर इसमें रख दो तो kx आ जाएगा 3mg, ये kx हो गया 3mg और t हो गया है। ये दो आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिली, नोट कर लीजिए। ठीक है, बिफोर कट, कट करने के पहले और कट करने के बाद, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, जब हम कट कर देंगे, जब हम कट कर देंगे, आफ्टर कट, आफ्टर कट, कट करने के बाद क्या होगा, तो कट करने के बाद क्या होगा भाई, कट करने के बाद ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है बी वाला और ए दोनों को अलग अलग बनाते हैं, ये ए है ये बी है। ए वाले में नीचे की तरफ mg होगा, इसमें क्या होगा, नीचे की तरफ 2mg होगा, ऊपर की तरफ kx होगा। ये देखो, कट करने का मतलब है टेंशन जीरो, ध्यान रखना, कट करने का मतलब है टेंशन जीरो। अगर आपने इसको कट कर दिया तो टेंशन करना, रस्सी टूटी टेंशन करना। अब ये देखो, इसमें केवल जो फोर्स बच रहा है वो mg बच रहा है और इसमें जो फोर्स बच रहा है वो 2mg बच रहा है और ये kx बच रहा है। देखना है kx की जो वैल्यू है वो तो 3mg है, kx की वैल्यू 3mg है, ठीक है। इसमें देखो ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ आएगा, इसका एसलेशन नीचे होगा। इसमें देखो ये 3mg ये 2mg, तो इसका एसलेशन ऊपर की तरफ होगा, ये समझ। देखो kx की वैल्यू 3mg है, 3mg अगर है तो ये हमने 3mg बना दिया, टेंशन खत्म, नीचे 2mg हो गया, इसमें केवल mg हो। डायग्राम में देखिए एसलेशन की डायरेक्शन दोनों की हमने बनाई हुई। अब देखो, अगर हम a1 की बात करें तो a1 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, a1 कितना होगा, a1 इज इक्वल टू g और वो भी डाउनवर्ड, सीधा सीधा a1 जो होगा वो g के बराबर होगा, मास से डिवाइड करो g बचेगा। और इसमें आ जाओ, a2 के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे, इसका मास देखो 2m है, तो यहां से जब a2 निकालोगे तो नेट फोर्स कितना होगा, 3mg माइनस 2mg डिवाइडेड बाय 2m हुआ कि नहीं, क्या मिला यहां से, a2 बराबर है, ये देखो mg अपॉन 2m कैंसिल हो गया g/2 और डायरेक्शन ऊपर की तरफ, नोट कर लीजिए इसको।
ये ओके। तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई का क्वेश्चन है, आ चुका है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना, दो बातें इसमें ध्यान रखनी। एक तो ये स्ट्रिंग को कट किया, रस्सी को कट किया, धागे को कट किया, टेंशन जीरो, और दूसरा kx की जो वैल्यू है वो हमने निकाल करके एक्सेलरेशन दे दिया। क्लियर? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन क्या है कि एक मास ये है, एक मास इसके आगे ये है, और दोनों के बीच में स्प्रिंग है, सामने आपने फोर्स लगा दिया। क्लियर है? बीच में स्प्रिंग लगा, बीच में स्प्रिंग लगा, ये m1 मास है, ये m2। ये कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो बताइए इसका कितना होगा एक्सेलरेशन। ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ m2, m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक, m2 का एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ m2। m2 का जो एक्सेलरेशन है वो पूछा जा रहा है इसमें, कितना होगा m2 का एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ m2। अब देखो यहां पर जब पहले वाले का डायग्राम बनाएंगे तो इसमें पीछे की तरफ देखो kx होगा, ये kx होगा, समझ में आया? ये मान लो a ब्लॉक है, ये b, तो जो a वाला ब्लॉक है इसमें kx पीछे की तरफ है, kx f आगे। जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये आएगा f माइनस kx इक्वल्स टू m1 a1, तो यहां से kx लिख लेगा, kx आएगा f माइनस m1 a1। ठीक, अब देखो जो kx यहां था वही kx इसमें आगे लगेगा, वही kx इसमें आगे लगेगा। ये kx पलट करके आगे लगा इसमें, मतलब ये जो m2 है ना, इसको आगे ले जाने वाला कौन होगा, kx, इसको रोकने वाला कौन होगा, kx, क्यों भाई, इसको आगे ले जाने वाला kx। तो इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी kx इक्वल्स टू m2 a2, ये ले, इसका एक्सेलरेशन a2 ले लो मान लो। ठीक है, अब ये देखो kx की क्या वैल्यू मिली बताओ, f माइनस m1 a1 इक्वल्स टू m2 और a2, यहां से a2 बराबर क्या मिला बताओ, f माइनस m1 अपॉन m2 हुआ कि नहीं हुआ, a2 बराबर है f माइनस m1 a1 अपॉन m2 हो गया कि नहीं, ये वैल्यू, ये एक्सेलरेशन। ठीक, एक बात सुनिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दो मास हैं, इनके बीच में हम लोगों ने स्प्रिंग लगाई थी, रस्सी लगाई थी, तब तो इनके एक्सेलरेशन सेम आ रहे थे। अब ये a1 a2 क्यों लिया आपने, सुनिए, स्प्रिंग में क्या होता है कि जब आप इसको खींचते हैं तो जरूरी नहीं है दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो, दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग होती है ना बेटा वो खिंचती है, इलोंगेट होती है, स्ट्रिंग जो होती है वो खिंचती नहीं है, वो कांस्टेंट फिक्स होती है। समझ में आ रहा? ये खिंचती है, इलोंगेट होती है, इलोंगेट होने को हम कह सकते हैं यील्डिंग करती है, ये यील्ड करती है, इसकी लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, इसलिए दोनों के एक्सेलरेशन हो सकता है अलग हो। अब सुनिए, जब स्प्रिंग ये अधिकतम खिंच चुकी होगी, मैक्सिमम जितना एक्सटेंशन होना है हो गया, तब दोनों के एक्सेलरेशन बराबर हो जाते हैं। समझना? अगर मान लीजिए स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया, क्लियर है, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन जितना होना है गिवन कंडीशन, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन A1 और A2 आपस में बराबर। ध्यान दें, मैक्सिमम अगर एक्सटेंशन है तो A1 और A2 आपस में बराबर हो जाएंगे। मैक्सिमम एक्सटेंशन में A1 और A2 आपस में बराबर होते हैं।
याद रहेगा मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है उसमें A1 और A2 आपस में बराबर। बेटा दे चलिए, तो ये आपको मैंने स्प्रिंग के बारे में बताया। इसके बाद देखिए अगला है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्लियर है? सूडो फोर्स जो होता है ये एसोसिएटेड विद नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? दिस इज एसोसिएटेड विद नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये जो एसोसिएटेड होता है ध्यान रखना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जिसमें एसलेशन जो होता है वो नॉन जीरो होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा फ्रेम देखिए यहां पर बात चली है तो मैं आपको बता दूं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? इनर्शियल, और दूसरा कौन सा होता है? नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होता है? या तो रेस्ट में होगा या क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब है एसलेशन जीरो। इसमें क्या होता है? एसलेशन नॉन जीरो। ये ऐसा कोई फ्रेम, कोई बस है, ट्रक है, ट्रेन है, कुछ भी है, अगर वो एसलेशन के साथ आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो उसको कहते हैं, बोलो, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम इन्वॉल्व होता है, समझ में आ रहा है, तो सूडो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जैसे बस में हम खड़े हैं, बस आगे बढ़ी तो हमको पीछे सूडो महसूस होगा, जमीन पे खड़े हुए आदमी को नहीं महसूस होगा। जो कहां खड़ा हुआ है, बोलो, बस के ऊपर खड़ा हुआ है, उसको महसूस होगा कि ये कौन सा फ्रेम है, बोलो, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तभी महसूस होगा। समझ में आ रहा है? सूडो किसको महसूस होगा बेटा? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम पर होगा उसको सूडो महसूस होगा। इसलिए जब हम ग्राउंड में खड़े होकर के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सूडो नहीं बनाते, और जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पर खड़े होकर के बनाते हैं तो सूडो बनाते हैं। इस बात को समझ लें। जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पर खड़े हो जाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनेगा तो वो सूडो के साथ बनता है। क्लियर हो रहा है? वो सूडो के साथ बनेगा। और जब हम इनर्शियल फ्रेम पर खड़े होकर के ग्राउंड पे जैसे खड़े हैं, वहां खड़े होकर के हम डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो वो कौन सा वाला होगा, बोलो? दैट इज विदाउट सूडो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सूडो जो होता है ये कॉन्सेप्ट तभी आता है जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है? नॉन इनर्शियल। ठीक, चलिए इसके बाद आइए मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पे लेकर, ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक ये ट्रॉली ली इस तरीके से, और ये सामने की तरफ ए एसलेशन से जा रहा है। अब ये देखिए, ये कौन सा फ्रेम? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये देखो, इसके ऊपर एक मास रखा है, तो ये पीछे की तरफ इसमें ये सूडो लगेगा एम, ये है सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स, दिस इज सूडो फोर्स। क्लियर? ये ए एसलेशन है, फ्रेम के ऊपर कोई बॉडी रखी है, समझ में आ रहा है? फ्रेम के ऊपर कोई बॉडी रखी है, ये मान लीजिए एम मास की बॉडी रखी है, इसमें पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा ये हमारा सूडो फोर्स लगेगा, दैट इज सूडो फोर्स। क्लियर है? सूडो फोर्स जो है तभी आपको नजर आएगा, तब ऑब्जर्व होगा जब कौन सा फ्रेम इन्वॉल्व होगा, बताइए? नॉन इनर्शियल फ्रेम इन्वॉल्व होगा। तो ये सूडो फोर्स। सूडो के फोर्स के बारे में एक बात पता चली कि सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है हमेशा एसलेशन के ऑपोजिट होती है। याद रहेगा, सूडो फोर्स क्या होता है, बोलो? सूडो फोर्स जो लगता है,
Pseudo force is always opposite to the direction of frame, acceleration of frame। जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसके ऑपोजिट, सूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। जो फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो ये आपका जो है सूडो फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सूडो फोर्स कब इन्वॉल्व होगा? जब कैसा फ्रेम होगा? नॉन इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब होगा तभी इसकी डायरेक्शन देखिए एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगा। इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? बॉडी का मास और एक्सेलरेशन किसका है? फ्रेम। एक्सेलरेशन किसका लेंगे बताओ? फ्रेम का लेंगे। एक्सेलरेशन विल बी ऑफ द फ्रेम। जैसे आपने क्या किया, हटा दें। जैसे आपने क्या किया यहां पर, ये एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन आपने लिया, ये थीटा एंगल है। अब इसके ऊपर एक मास है, ये मास इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन इज मूविंग with एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ये पूरा प्लेन मूव कर रहा है किसके साथ? बोलो, a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है फाइंड a बताइए सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ना, ये स्लाइड ना करे, जहां है वहीं रहे। समझ में आ रहा है? सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, ये ब्लॉक हमारा स्लाइड ना करे। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसका कितना एक्सेलरेशन हो, समझ में आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन हो कि ये स्लाइड ना करे। क्लियर है? ये स्लाइड ना करे। अब देखिए इसको समझते हैं। ये एक्सेलरेटेड है, अगर ये एक्सेलरेटेड है तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। ये कैसा फ्रेम हुआ बताओ? नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। अब देखना है, अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है इसमें पीछे की तरफ आप सूडो फोर्स बना सकते हैं। फिर मैं कहूंगा ऑब्जर्वर प्लेट फ्रेम के ऊपर है वही बना रहेगा, नीचे की तरफ ये हमारा mg हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। समझिए ये कौन है? Ma है पीछे की तरफ, ये नीचे की तरफ कौन है? mg है, ये ऊपर की तरफ कौन है? नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक। अब देखो इसके कंपोनेंट थोड़े हैं, यहां से इस तरीके से लाइन बना, ये देखो ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये आएगा mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला भी हमारा थीटा होगा। ये थीटा है तो इधर भी कितना है? ma cos थीटा, इधर की तरफ आएगा ma sin थीटा। फिर से देखो mg है, इधर की तरफ आया mg cos थीटा, इधर की तरफ आया mg sin थीटा। क्लियर है? ये देखो ये ma है, ये ma cos थीटा है, और इसके बाद क्या हो रहा है बोलो? ये नीचे की तरफ जा रहा है ma sin थीटा। तो ये ma sin थीटा है, mg cos थीटा है, ये ma है तो ma cos थीटा इधर हो गया। अब देखिए अगर ये रेस्ट पर है, इसका क्या मतलब है? अगर ये रेस्ट पर है
तो एम ए कॉस थीटा बराबर किसके, एम जी साइन थीटा के होगा, एम जी साइन थीटा के होगा। देखो ये क्या है, एम ए है, एम ए कॉस थीटा है, ये कौन है, एम ए साइन थीटा है, ये एम जी साइन थीटा, ये दोनों बैलेंस कर ले। अगर ये दोनों बैलेंस कर लेंगे तो रेस्ट पर रहेगा, ठीक है ना। फॉर ब्लॉक एट रेस्ट, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है, स्लाइड नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, m से m कैंसिल हो गया, a इक्वल टू आएगा, ये नीचे ले जाओ तो g tan थीटा, a बराबर होगा g tan थीटा। नोट करिए इसको। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, ये देखो mg है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ma है, ma cos थीटा, ma sin थीटा, ये दोनों बैलेंस कर लेंगे, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। ऑब्जर्वर फ्रेम के ऊपर है, यहां खड़ा होकर के देख रहा है उसको, ये तब का डायग्राम है, ठीक है। फॉर ब्लॉक एट रेस्ट ma cos थीटा, mg sin थीटा, तो a बराबर है g tan थीटा। क्लियर हो रहा है, एसलेशन g tan। एक बात और देखिए, जैसे ये आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ था, यहां ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे दिया हुआ था, ये थीटा है ना, ये थीटा दिया हुआ है। अब मान लीजिए इफ साइन थीटा इज 1 इन L, सुनिए, साइन थीटा इज 1 इन L, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा इज 1 इन L, देन तब क्या होगा, सुने आप, साइन थीटा 1 इन L, अगर साइन थीटा 1 इन L है, इसका मतलब है साइन थीटा 1 अपॉन L, ये 1 हो गया, ये L हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस। अगर ऐसा हुआ तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस, बोलो टेन थीटा कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस। अब इसको उठा कर यहां पर रख दी, क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा g, टेन थीटा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस, या हम ठीक से अगर लिखें इसको तो वी कैन राइट a इक्वल टू g अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस, ये a इक्वल्स टू g अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस। लिखने का तरीका देगा, साइन थीटा 1 इन L, मतलब साइन थीटा 1 बाई L, टेन थीटा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस, उठा के रखिए a। तो एंगल को लिखने का तरीका भी होता है, मेथड भी होता है लिखने का, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। एंगल को लिखने का जो मेथड है वो भी ध्यान रखिए इसमें, ये बेटा। इसी क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन भी पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन भी पूछ सकता है। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन निकालें इसमें, नॉर्मल रिएक्शन, तो ये आएगी mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, ठीक, ये आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, m कॉमन है, g cos थीटा प्लस a की जगह हो गया g tan थीटा sin थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg और cos थीटा प्लस ये sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा, ये आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये बेटा 1 आएगा, ये आ जाएगा mg अपॉन cos थीटा, ये बेटा नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg अपॉन cos थीटा।
हो गया, नॉर्मल रिएक्शन है mg अपॉन cos थीटा, ये भी। ये सूडो फोर्स, ठीक है ना, ये सूडो फोर्स का तरीका है, क्वेश्चंस का तरीका है कि भाई सूडो फोर्स जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन आपने अभी बनाया था, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन आपने बनाया था, ये एंगल थीटा है, ये आपने यहाँ पे ब्लॉक बनाया हुआ है। अब देखिए इस बार ये एसलेशन उल्टा कर दिया है, ठीक, इधर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइंड एसलेशन so that block falls freely, so that block falls freely, ये जो ब्लॉक है ये फ्रीली फॉल करे, इसके लिए एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन सो दैट ब्लॉक फॉल्स फ्री, ये जो ब्लॉक है ये फ्रीली फॉल करे, इसके लिए बताइए क्या होगा, ठीक, फाइंड एक्सेलरेशन सो दैट ब्लॉक फॉल्स फ्री। फ्रीली फॉल करने का क्या मतलब है, फ्रीली फॉल करने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन जीरो। सुनिए, फ्रीली फॉल, समझ रहे हो, फ्रीली फॉल करने का मतलब है नॉर्मल, क्वेश्चन को कहां से पिक करना है, ये देखो मैकेनिक्स में, क्वेश्चन को पिक कौन से टर्म से उठाना है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, फॉल्स फ्रीली। अब ये देखो, अगर यहां पर डायग्राम बनाए तो पीछे की तरफ देखो ये सूडो आया है, ये नीचे की तरफ mg आया, ये देखो यहां से कंपोनेंट तोड़ दीजिए इस तरीके से, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा, ये mg sin थीटा, ये आया mg cos थीटा, ऊपर की तरफ देखिए ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा, ऊपर की तरफ चला जाएगा ma sin थीटा, चला जाएगा, ठीक, ये ऊपर ma sin थीटा, नीचे mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर बननी चाहिए, है ना, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन को हमें जीरो करना है। अगर ma की देखें तो ma sin थीटा और इधर की तरफ आएगा ma cos थीटा, ठीक। अब देखो यहां पे ये ma sin थीटा mg cos थीटा, ये दोनों बराबर कर दो, ma sin थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा, m कैंसिल है तो ये आएगा a tan थीटा इक्वल टू g, तो a इक्वल टू आएगा g अपॉन tan थीटा, या इसको लिख सकते हैं g cot थीटा, ये वैल्यू है, a बराबर है g cot थीटा, ये बराबर है g cot थीटा, जो एक्सेलरेशन हमारा है वो g cot थीटा के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू g cot थीटा। ये a इक्वल्स टू g cot थीटा, ये आपका जो है लॉज ऑफ मोशन की बात है, ये लॉज ऑफ मोशन की बात है, और इसमें भी हम लोग कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं, बोलो सूडो फोर्स, इसमें भी हम कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं, बोलो सूडो पढ़ रहे हैं, तो a बराबर है g cot थीटा, ये जो वैल्यू हमारी है a इक्वल्स टू g cot थीटा, ये वैल्यू हो गया, ये आपका जो है एक्सेलरेशन निकला है, ये कब है, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो फिर फ्रीली फॉल, ठीक। तो सूडो मुझे लगता है इतने बहुत है, सूडो में इसने दो क्वेश्चन मैंने कराए, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सफिशिएंट है, ठीक। अब आइए, एक फोर्स और होता है जो फ्री बॉडी डायग्राम में आप बनाते हो, एक फोर्स और है जो फ्री बॉडी डायग्राम में आप बनाते हो, और वो कौन सा है, वो है फ्रिक्शन,
वो है फ्रिक्शन। समझ में आया? फ्रिक्शन। आइए हम आपको कुछ फ्रिक्शन के बारे में बताते हैं। फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है बताओ? ये आपको पता है, ऑपोजिस मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अदर। एक बॉडी का मोशन दूसरे के ऊपर। समझ में आया? फ्रिक्शन क्या करता है? ये मोशन को अपोज करता है, एक बॉडी का मोशन दूसरे के ऊपर। इट अपोजेस मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अदर। एक बॉडी का मोशन दूसरे के ऊपर अपोज करता है। इट अपोजेस मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अदर। एक बॉडी का मोशन दूसरे के ऊपर अपोज करता है। इट अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अदर। समझना बात क्या है? अपोजेस मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये आपने सामने फोर्स लगाया। अब देखो ये आगे की तरफ मूव कर सकता है, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है। ये इसकी बेसिक बात। अब ये मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, नहीं करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। फ्रिक्शन एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन है? बोलो। स्टैटिक है। मूव नहीं करेगी तो स्टैटिक है, और मूव करेगी तो काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन है। समझ में आ रहा है नहीं यार? एक बात और देखिए, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा, नीचे की तरफ mg होगा। ठीक, ये जो फ्रिक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के होता है, नॉर्मल रिएक्शन के, या F इक्वल्स टू म्यू n आता है। और ये जो म्यू होता है इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। याद रहे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो म्यू होता है बेटा, ये दो टाइप का हो सकता है। एक म्यू एस हो सकता है, एक म्यू के हो सकता है। एस का मतलब क्या है? स्टैटिक। के का मतलब काइनेटिक। और जो म्यू एस होता है वो ग्रेटर देन म्यू के होता है। म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू। समझ में आया? ये फ्रिक्शन का बेसिक इंफॉर्मेशन। अपोज करता है एक बॉडी का मोशन दूसरे के ऊपर। फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है, जब तक एक दूसरे के ऊपर टच नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं लगता है। फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस कराता है, हीट में डेवलप करता है। देखा होगा आप रगड़ेंगे हाथ को तो गर्म हो जाता है। तो ये फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस कराता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। क्लियर है? तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बेसिक आपको, ठीक है ना, याद रखनी पड़ेगी। मेन जो न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान रखना है वो डायरेक्शन का ध्यान रखना है और वैल्यू का ध्यान रखना है। वैल्यू के लिए फॉर्मूला मैंने बताया, F इक्वल्स टू म्यू n। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू दो होते हैं, म्यू एस और म्यू के दो होते हैं। ये देखिए डायग्राम मैंने बना ही रखा है आपको। अगर वो ये मूव करेगा तो काइनेटिक है, नहीं मूव करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। दो प्रकार के फ्रिक्शन बना लीजिए इसको, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करना होता है। मिटा दें? चलिए इसके बाद आइए हम आपको वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालना बताते हैं। वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि आपने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, ये मास है और ये सामने की तरफ आपने फोर्स लगाया। ठीक, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा भाई, कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने कहा है कि मास आपका 10 किलोग्राम है और म्यू दिया है म्यू एस 0.5 और म्यू के दिया है 0.4, ठीक, तो पूछ रहा है फ्रिक्शन बताओ कितना होगा।
वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालना बता रहे हैं आपको, समझ रहे हो क्या बता रहे हैं, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, क्या क्या दिया है, मास दिया है 10 किलोग्राम, म्यू एस 0.5 दिया है, ठीक है, और ये दिया है 0.4, और ये आपका क्या है, ठीक है, म्यू एस, ये है म्यू के, और फ्रिक्शन पूछ रहा है कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो अब सुनिए यहां ध्यान से, क्या कि इसमें सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन, ये नीचे एम जी है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एन डैश लिख लें। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी एन डैश वो एम जी के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन आएगा मास 10 जी 10, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कितने न्यूटन है बोलो, 100 न्यूटन का है। तो एन डैश बराबर है 100 न्यूटन। ओके, अब सुनो, यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू आपको निकालना, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना। तो देखो एक काम करना, ये तो एन डैश हो गया। अब देखो म्यू एस एन डैश कितना आएगा, ये आएगा 0.5 इंटू 100, तो ये आया 50 न्यूटन। और म्यू के एन डैश ये आएगा 0.4 इंटू 100, ये आएगा 40 न्यूटन। ये अलग निकाल कर रखिए। क्या क्या किया मैंने, एन डैश निकाला सबसे पहले, फिर मैंने म्यू एस एन डैश निकाल लिया, क्लियर है, म्यू एस एन डैश निकाल लिया, और क्या कर लिया बताओ, म्यू के एन डैश निकाल लिया। अब सुनो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकाली है। इस फोर्स की वैल्यू देखिए कितनी है, इस फोर्स की वैल्यू देखिए, क्या अगर फोर्स यहां पर 0 न्यूटन है, सुनना ध्यान से, अगर फोर्स 0 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 0 न्यूटन ही होगा, क्लियर है। अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा, समझना। अगर ये फोर्स बढ़कर के 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 10 ही होगा, समझना। फ्रिक्शन अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10, अगर ये बढ़कर के मान लो 20 न्यूटन है तो ये भी 20 ही होगा, अगर ये मान लो 30 न्यूटन है तो ये भी 30 ही होगा, ये अगर 40 न्यूटन है तो ये भी 40 ही होगा, अगर ये आपका कितने न्यूटन है बोलो 50 न्यूटन है तो ये भी आपका 50 न्यूटन होगा, समझो कितने न्यूटन है, 50 न्यूटन है तो ये भी 50 होगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब सुनना, जैसे ही आप इसको 60 न्यूटन करोगे तो यहां पर आपको अब मिलेगा 40 न्यूटन, अगर इसको बढ़ा करके तुम 70 न्यूटन करोगे तो ये आपको मिलेगा 40 न्यूटन। समझो, क्या समझ में आया, ये यहां से लेकर के यहां तक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद ये फिर आगे जो है कांस्टेंट हो गया है, ये बेटा कैपिटल है, ये एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। अब देख, ये 0 था तो ये 0, ये 10, ये 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, ये समझ रहे हो क्या है, ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर, ये कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं बोलो, लिमिटिंग। उसके बाद ये आगे जाओगे ना तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये कौन सा वाला फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे जो फ्रिक्शन है ये काइनेटिक वाला फ्रिक्शन है। इसका मतलब ये निकला, इसका देखो मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जो फ्रिक्शन होता है बोलो, फ्रिक्शन जो होता है इसकी जो स्टैटिक होता है, दो प्रकार का है, स्टैटिक और काइनेटिक है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन होता है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो म्यू के एन होता है। ये देखो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन देखो वेरिएबल है, ये म्यू एस एन तक जाएगा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो म्यू के एन होता है। अब सुनो, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालनी, क्या पता चला इतनी देर में, ये पता चला रूल क्या आया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन है
अगर बाहरी फोर्स, सुनना, बाहरी फोर्स लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन है, तब क्या होता है? तब फ्रिक्शन कैपिटल एफ के बराबर होता है। समझो, क्लियर है? ये आपका जो है एफ है, यहां से ये एफ लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन है, तो यहां पर जो फोर्स लगाएंगे वो फ्रिक्शन के बराबर होगा। और अगर मान लीजिए आपने फोर्स जो लगाया वो ग्रेटर देन म्यू एस एन लगाया, तो मालूम क्या होगा? तब फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू के एन हो जाएगा। ये रूल है। मतलब सब कुछ एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगा। अगर ये म्यू एस एन से ज्यादा है तो बॉडी स्लाइड करेगी, और करेगी तो कितना आएगा? म्यू के एन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, देन इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ लो बात को, क्लियर है? बात को समझो। यहां से रूल क्या है? एफ की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन है तो फ्रिक्शन एफ के बराबर, और अगर ये कैपिटल एफ की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू एस एन है तो एफ इज इक्वल टू म्यू के एन होगा। बात को समझिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है हमको दो चीजें चेक करनी पड़ेगी, एक तो म्यू एस एन देखना पड़ेगा और एक एफ देखना पड़ेगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो म्यू एस इंटू एन होता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखो, इसका देखो ग्राफ बना के दिखाते हैं। अगर आप ग्राफ बनाते हैं फ्रिक्शन का टाइम के साथ, ये ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ये है ना। शुरुआत जो है जीरो से हुई और ये बढ़ते बढ़ते जो फ्रिक्शन है ये म्यू एस एन के बराबर, और बाद में ये जो फ्रिक्शन है ये म्यू के एन के बराबर। ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक, और ये कौन सा है? काइनेटिक। क्लियर है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये हमारा सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कंजर्वेटिव होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज कंजर्वेटिव। स्टैटिक फ्रिक्शन कंजर्वेटिव, स्टैटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता। तो ये वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालने का तरीका है। दिस इज द मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ओके, चलिए, ये आपको मैंने फ्रिक्शन की थ्योरी बता दी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएं इसमें। ठीक, कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रिक्शन के साथ डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ये बना रहते हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या है? एक टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ये है, ये पुली लगी हुई है, एक ब्लॉक यहां पर। ठीक, ए वाला जो है, ए है,
ये बी है, इसके ऊपर एक सी, एक ब्लॉक और, ठीक। ए का जो मास है वो 10 किलोग्राम है, बी का जो मास है वो 5 किलोग्राम है, ठीक। और यहां पर जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ये दिया है 0.2, ठीक। ये आपका 0.2 दिया हुआ है यहां से। अब देखिए क्या है इसमें, क्या करना है। क्या पूछ रहा है, फाइंड मास ऑफ सी टू प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग ऑफ ए स्लाइड ना होने पर, आगे ना जाने पाए, इसके लिए सी कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मास ऑफ सी, समझिए, क्लियर है। सी का मास पूछ रहा है, मास ऑफ सी पूछ रहा है, और ये स्लाइड ना होने पाए। तो देखिए बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका। क्या है यहां पर, ये नीचे की तरफ टोटल कितना mg होगा बताओ। ये 10, इसका मास ले लेना m, तो ये आएगा 10 प्लस m इंटू जी। क्यों भाई, नीचे की तरफ कितना हो गया 10 प्लस mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, ये सामने की तरफ टेंशन, ये समझ में आया। फिर से ये कितना है नीचे की तरफ, ये है 10 प्लस mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, ये टेंशन, ये क्लियर। इसमें ये हो गया है नीचे की तरफ, ये 5 है ना कि ये आएगा 5g, ऊपर की तरफ टेंशन, ये ऊपर की तरफ है टेंशन, क्लियर। अब देखो, अगर हम लोग इसका डायग्राम इक्वेशन बनाए तो t इक्वल्स टू 5g हो गया। इस पे आए, सामने t है, पीछे है, और f की जगह लिख सकते हैं म्यू n, t ये हो जाएगा 5g, म्यू 0.2, नॉर्मल रिएक्शन कितनी, ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो 10 प्लस m इंटू जी होगी, ये दोनों बराबर, तो ये आया 10 प्लस m इंटू जी हो गया। अब यहां से क्या होगा, ये g से g हो गया कैंसिल, ये हो गया 5 बराबर है 0.2 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू m, ये हो गया, क्लियर है। अब यहां से क्या है, इसको यहां ले आओ, ठीक है। ये हमारा जो है, ये ऐसे कर लो सीधे सीधे, 5/0.2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस m, ये यहां से ये आएगा 50, ये हो गया 25 बराबर 10 प्लस m, तो m बराबर आएगा 15 kg, ये ठीक, नोट कर लीजिए इसको, आया वो क्वेश्चन है नीट में। बेटा अब जैसे
एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन इसमें है कि जैसे एक टेबल है और एक चेन है, वो ऐसे हैंग कर रहे हैं। ये जो है एक चेन हैंग कर रही है, ये चेन है यहां से, m मास n लेंथ। अब ये देखो, ये इसका हैंगिंग पार्ट ये इतना है, ठीक। यहां पर ये टेबल है, ये यहां पर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या पूछ रहा है? फाइंड मैक्सिमम लेंथ of chain that can hang without sliding। ठीक है, स्लाइड करने के पहले कितना मैक्सिमम लेंथ हैंग कर सकते हैं। ठीक, ये चेन है, ये पूरी जो है चेन है, ठीक है, ये चेन है, ये कितना नीचे हैंग कर सकती है विदाउट स्लाइडिंग। आप भी जानते हो कि ज्यादा लटका दोगे तो खिसक जाएगी। तो देखो उसको करने का तरीका क्या है। चेन के क्वेश्चन में हमेशा ब्लॉक बना लिया, एक ब्लॉक ऊपर एक नीचे, इसका मास m1, इसका मास m2। ठीक, ये देखो, ये नीचे वाला m1g, ऊपर टेंशन, ठीक, इसमें ये टेंशन और पीछे की तरफ फ्रिक्शन, नीचे की तरफ m2g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। ये ठीक। अब देखो यहां पर इक्विलिब्रियम है, स्लाइड नहीं कर रही है, तो T किसकी इक्वल आएगा? T इक्वल्स टू आएगा m1g, और यहां से देखो T बराबर आएगा F, और F को लिख सकते हैं म्यू n। तो ये लिखा जा सकता है T बराबर म्यू और m2g। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है बताओ? m2g के बराबर। ओके, अब यहां से देखो, फर्स्ट और सेकंड को आपस में बराबर कर दो। तो यहां से क्या मिला? m1g बराबर म्यू और m2g, g से g कैंसिल, क्या मिल रहा है? m1 बराबर है म्यू m2। ओके, या म्यू यहां से लिख देना m1 अपॉन m2 के बराबर। ये म्यू बराबर है m1 अपॉन m2। ओके, म्यू आ गया। अब देखो ये जो m1 मास है वो इसका है और m2 इसका है। ये देखो, ये इस वाले का मास m1 है और इस वाले का मास m2 है। ये देखो, ये लेंथ l है, तो ये जो लेंथ है ये कितनी होगी बोलो? l माइनस l होगी कि नहीं होगी? तो ये देखो यहां पर ये म्यू है ना, तो ये म्यू हमारा जो मिलेगा, देखो मास m1 अपॉन m2 है, तो जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ के होता है। अब ये देखो म्यू बराबर आएगा m1 अपॉन m2, तो m1 की जगह l और m2 की जगह l माइनस है। ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, म्यू l बराबर है, ये यहां लिखिए म्यू l कॉमन 1 प्लस, ये l इक्वल्स टू आएगा म्यू कैपिटल L अपॉन 1 प्लस। ये है क्यों भाई? क्या कॉन्सेप्ट लगाए बताओ? अगर चेन है या स्प्रिंग है तो जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है। तो म्यू कितना हो गया? l अपॉन l माइनस है म्यू l, ये हो गया, सॉल्व कर लीजिए, ये मैक्सिमम लेंथ आ गई इसका। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रिक्शन के कर सकते हैं। f की वैल्यू म्यू n होती है, स्टैटिक है तो म्यू एस n,
और अगर मोशन कर रहा है तो म्यू के। अगर आपको दो म्यू नहीं दिए हैं तो एक ही म्यू है, वही दोनों का काम करेगा, चाहे वो म्यू एस हो चाहे वो म्यू के। बना? तो ये हमने आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस कराए और करा देंगे क्वेश्चंस इस पर, ठीक है ना। इसकी तो कोई लिमिट तो है नहीं, आप जितने क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। प्रीवियस ईयर तो लगा ही लीजिए, जेई के और नीट के जो है उनको तो पूरा सॉल्व ही कर लीजिए, उसके बाद टाइम बचता है तो कुछ और कर लीजिएगा, ठीक। चलो ओके बाय।